तो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट क्लास 1 to 5 प्राथमिक स्तर पर्यावरण शिक्षा के 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। वैसे मैं पर्यावरण शिक्षा का पूरा PYQ आप लोगों के लिए सॉल्व करा चुकी थी, पर 2016 में एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट हुआ था, तो इस वजह से हमारा यह वाला एग्ज़ाम छूट गया था। इसलिए आज मैं इस सेशन को लेकर आई हूँ। 2 फरवरी 2016 को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का, उसका पर्यावरण के हमारे 30 क्वेश्चन छूट गए थे। तो आज हम उन्हें डिस्कस करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 121 प्लेग है। प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। तो क्या है? प्लेग है जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग है जीवाणु जनित बीमारी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रमण इन्फेक्शन रोग है जो पोस्ट यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ टाउन पेस्ट भी है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग और पिस्सू दंश से लगता है। यह तीव्र गति से बढ़ता है। यह कभी कभी निमोनिया का रूप धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन सी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ते हुए गैसीय अपशिष्ट है। सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कौन से होंगे दूर दूर प्रसारित? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। तो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे आपके दूर दूर प्रसारित होंगे। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन सी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ते हुए जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो क्या कहलाता है? सहभोजी। क्या कैसे कहलाता है? उदाहरण देखते हैं। सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, हानि नहीं होती है। उदाहरण, गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपरी समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार शार्क में पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है। हेलो से समुद्री बर्निकल चिपके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 125 जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। जैसे ये आपकी घास है, ये कीड़े हैं, कीड़े को खा रहा है सांप, सांप को खा रहा है मोर। तो मोर क्या है? पिरामिड का शीर्ष स्थान पर ही तो है। जैसे ये पिरामिड बना हुआ है। हरे पौधे क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता या उत्पादक। कीड़ा क्या है? सेकेंडरी। सांप क्या है? सेकेंडरी। मोर क्या है? शीर्ष यानी कि मांसाहारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ बढ़ते हुए निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो कौन सा है कायांतरित सेल का उदाहरण? संगमरमर। क्यों है? जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर अपसादित तलछटी परतदार चट्टानों का उदाहरण है। संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन सी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ बढ़ते हुए महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में
इनमें से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। महासागरों ओशियन में सोडियम क्लोराइड NaCl लवण साल्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जल H2O में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम लीटर पर लीटर होती है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, जो 1:1 सोडियम और क्लोराइड के आयन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ बढ़ते हुए, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं तथा अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष और उनका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो किसका है? जलोढ़ मिट्टी का है। किसका है? जलोढ़ मिट्टी का। 40 से 45%। 40 से 45%। क्वेश्चन नंबर 130, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे पौधे उत्पादक शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीय या तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 131, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मक, सृजनात्मक विधि, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आपकी विधि हो जाएंगी। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंतर्गत खोजकर्ता में सृजनात्मकता, चयन करने की क्षमता तथा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। अतः पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के निम्न गुण होने चाहिए। कौन कौन से? गोल ओरिएंटेशन मेथड, क्रिएटिव मेथड, सेलेक्टिविटी। अतः सभी विकल्प आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 132, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। प्रेक्षण विधि की क्या सीमाएं? इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन बी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 133, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार परितंत्र अन्योन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। परितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतरीन जीवों के अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं, जैसे तालाब, वन आदि। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ बढ़ते हुए, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। तो क्या है सबसे बड़ा लाभ? हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध सूर्य से निकटतम ग्रह है। कौन सा है? बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 137, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान
गुजरात राज्य के कठियावाड़ जिले में है। इसकी स्थापना 1965 में किया गया। यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 138, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं है? यह एक मनोसामाजिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं है? यह एक बाल केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निरीक्षण विधि की विशेषताएं क्या होती हैं? यह वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख साधन है। व्यक्तित्व के विशेष गुणों को जितनी अच्छाई के साथ इस प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जा सकता है उतना अन्य से नहीं। कक्षा में छात्रों के व्यवहार समूह में उनकी स्थिति तथा उत्तेजना की प्रतिक्रिया को स्वाभाविक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। पाठ्यक्रम से सहगामी क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा अनेक तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अवलोकन के अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा सी नहीं होगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? किसको माना जाता है? डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। तो सीएनजी को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ पढ़ते हुए, किसी परितंत्र में तत्वों की चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। सभी जीवों को मुख्य 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीव मंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ये उत्तराखंड में 1973 चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में वर्ष 1973 में वर्तमान उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ। इसमें 350 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ बढ़ते हुए, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेंगर 1953 ने पहल गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया कि यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। इसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला। इंसुलिन की प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुए हैं। मानव इंसुलिन का सन 1965 में सॉन ने संश्लेषण किया। क्वेश्चन नंबर 143, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मूल, सिर से, तने से, पराग कणों से, परागक कोश से। तो पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो परागक कोश से होता है। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ बढ़ते हुए, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो सभी जानते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल बुखार में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली औषधि है। क्वेश्चन नंबर 145, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ बढ़ते हुए, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? तो कौन है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही निर्माण की क्रिया में सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 147, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लैंडस्टीनर ने मानव रुधिर की वर्ग की खोज की थी। मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 में किया। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया, ए बी और ओ वर्ग।
ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों प्रतिजन एंटीजन पाया जाता है परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। ओ वर्ग सर्वदाता कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो क्या है, जो ए बी है वो तो सर्वग्राही है और जो ओ है वो सर्वदाता है। क्वेश्चन नंबर 148, प्याज आलू अदरक है तो क्या है, तना है। तना के उदाहरण प्रकंद हल्दी अदरक, कंद आलू, सलकंद प्याज लहसुन, घनकंद अरबी। क्वेश्चन नंबर 149, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। पैरामीशियम आपका एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, तो कौन सा है, रीठा। पहले सभी लड़कियां लेडीज रीठा से सिर धोया करती थी। रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम आपका 2 फरवरी 2016 को हुआ था, उस एग्ज़ाम के ये थे आज के 30 क्वेश्चन। तो आपको ये सेशन कैसे लगे, इनसे आपको कितनी हेल्प मिल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। और मैं हिंदी का, ईवीएस का, सीडीपी का, इंग्लिश का पीवाईक्यू अपने इस चैनल पर पूरा सॉल्व करा चुकी हूँ। यदि आपको देखना है तो मैंने अलग अलग इसकी प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है। 9 बार आज तक यूपी टेट का आयोजन हुआ था। 9 बार सारे एग्जाम में करा चुकी हूँ। मैथ और संस्कृत रह गया है, उसे भी मैं कराऊंगी डे बाय डे। यदि आपको इन सेशन से कुछ हेल्प मिल रही है तो मुझे मोटिवेट करें, सपोर्ट करें। और मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप टीचिंग एस्पिरेंट हैं, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो DSSB में पीआरटी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसकी 17 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप उसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप यदि सीटेट लेवल 1 क्लियर है, क्वालिफाई किया हुआ है और DLED आपके पास है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। 1198 पोस्ट निकली हुई हैं, उनसे आप नोटिफिकेशन को चेकआउट करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये यूपी टेट के पीवाईक्यू चल रहे हैं और पीवाईक्यू की सीरीज में लेकर आऊँगी। उसके बाद मैं डिटेल क्लास भी लेकर आऊँगी। यूपी टेट की मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको तैयारी कराऊँगी। आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।